प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर देवेंद्र पांडे, प्रवक्ता एचआरडी इंटर कॉलेज बिस्वा सीतापुर, आप सभी का रसायन विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत नाइट्रोजन परिवार प्रारंभ किया था, जिसमें नाइट्रोजन, अमोनिया, इनका निर्माण, इनकी रिएक्शंस, नाइट्रिक एसिड, उसका निर्माण, उसके रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी नाइट्रोजन परिवार के अंतिम खंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फास्फोरस से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला फास्फोरस के अपर रूप। फास्फोरस कई रूपों में पाया जाता है, इसको एलोट्रॉप्स भी कहते हैं। जैसे पिछले वर्ष आपको याद होगा कार्बन के अपर रूप बताए गए थे, ग्रेफाइट, डायमंड, कोक, फुलेरी। उसी तरीके से फास्फोरस सफ़ेद या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैंगनी और सिंदूरी फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। इनमें सफ़ेद और लाल फास्फोरस इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इनका ही ज़्यादा रिएक्शंस में और अध्ययन में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सफ़ेद फास्फोरस का निर्माण प्रारंभ करते हैं। सफ़ेद फास्फोरस को फास्फेट खनिज या हड्डी की राख से बनाया जाता है। इसके लिए विद्युत तापीय विधि का प्रयोग करेंगे, जो आधुनिक विधि कही जाती है। इस विधि से हम सफ़ेद फास्फोरस का निर्माण करेंगे। इसमें पहले इसका चित्र देख लीजिए। ये एक इस्पात का बॉक्स होता है, जिसके अंदर ये अग्निशय ईंटें, मतलब ईंटें लगी हुई हैं जो अग्नि को बर्दाश्त कर सकें, उसी हीट को बर्दाश्त कर सकें। ये नीचे यहाँ पर एक कार्बन की लेयर लगी रहती है, और यहाँ पर देखिए दो तरीके के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कार्बन का एनोड इसको कहते हैं। और जो ये ग्रीनिश टाइप के दो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। ये भी कार्बन का बना हुआ है, ये कैथोड का काम करेगा। इधर ये हापर लगा हुआ है, जिससे रॉ मटेरियल डाला जाएगा, और इधर से जो फास्फोरस की वाष्प बनेगी उसको बाहर ले लेते हैं। अब इसकी विधि देखिए। पिछले टर्म पे हम आपको बता रहे थे कि ये बड़े निर्माण विधियां जो भी होती हैं, इनके तीन पार्ट हम लोग दे करके चलते हैं। एक तो सिद्धांत, जिसमें किस रिएक्शन से इसको बनाया गया है उसको लेते हैं। सेकेंड पार्ट में उसका नामांकित चित्र आ जाता है, और थर्ड पार्ट में उसका विधि का विवरण। ये 5 अंक में 3 जगह इस प्रकार से बटे होते हैं: सिद्धांत, नामांकित चित्र और विधि का वर्णन। सबसे पहले सिद्धांत पे आते हैं। हड्डी की राख या फास्फेट खनिज, ये कैल्शियम फास्फेट है। ये सिलिका से 1773 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करके धात्मक स्लाइड बनाता है, और फास्फोरस पेंटॉक्साइड P4O10, कभी कभी हम लोग इसको P2O5 भी लिखते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि फास्फोरस P4 अणु के रूप में लिखते हैं, तो ऐसे लिख दिया। अगर आप P2O5 भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं उसमें है। अब ये P4O10 कोक द्वारा, कार्बन द्वारा अपचयित हो जाता है, फास्फोरस बना देता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए इसमें करते क्या है विधि में। इस हापर से रॉ मटेरियल, ये हड्डी की राख मतलब फास्फेट खनिज, सिलिका और कोक, इसको मिक्स करके, इसका चूर्ण बना करके, पीस करके इस हापर से इसमें डालते हैं, और विद्युत धारा का प्रवाह
प्रारंभ कर देते हैं। जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो धीरे धीरे उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर 1773 डिग्री सेंटीग्रेड के पास आ जाएगा तो यहाँ पर फास्फेट खनिज है वो धातुमल और फास्फोरस पेंटॉक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। धातुमल जितना बनता जाएगा वो नीचे सेटल हो जाता है, उसको इस निकास नली से बाहर निकाल लेते हैं और जो फास्फोरस पेंटॉक्साइड है कोक से रिएक्शन करके फास्फोरस की वाष्प बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो यहाँ से इस अपर पार्ट से इसको बाहर निकाल लेते हैं। जो फास्फोरस की जो वाष्प निकलती है वो सीधे वाष्प पानी में प्रवाहित कर देते हैं, वही वाष्प संघनित होकर के फास्फोरस अवस्था में ठोस अवस्था में आ जाती है। जो सफ़ेद फास्फोरस है इसके गुणों के ऊपर अब हम आते हैं। ये सफ़ेद धीरे धीरे अशुद्धि के कारण पीला हो जाता है और इसकी जो ठोस अवस्था है वो मोम जैसा होता है। इसकी और एक खास बात है, इसमें लहसुन की खुशबू आती रहती है, जिसमें गंध आती है इसमें और लहसुन की आती है। लहसुन की गंध आती रहती है इसमें। और ये जो फास्फोरस इसकी जो वाष्प होती है ये विषैली होती है। तो जो सफ़ेद फास्फोरस है इसकी वाष्प के संपर्क में अगर हम लगातार काम करते हैं तो ये हमारे जो जबड़े हैं, जबड़ों को नुकसान, उनका धीरे धीरे क्षय होने लगता है। इसको फांसी जार रोग कहते हैं। ये जो सफ़ेद फास्फोरस होता है बहुत ही क्रियाशील होता है, बहुत तीव्रता से क्रिया करता है। जो तीव्रता से क्रिया करता है इसलिए हम लोग कहते हैं इसका स्थायित्व बहुत कम होता है, कम स्थायी होता है। ये फास्फोरस जब अंधेरे में रखा होता है तो उसमें चमक होती है, ये वायु से क्रिया करके इसमें ग्लो होती है, इसलिए इसको अंधेरे में रखने पर ये प्रकाशमान होता है, जिसको हम लोग स्फुरदीप्त कहते हैं। फास्फोरसेंस ये प्रक्रिया होती है, वो प्रकाश को जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करके उससे प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वायु से फास्फोरस क्रिया करके जलता है, ज्वलनशील होता है और फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाता है। अभी मैंने बताया था ये P4 आणविक रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज P2O3 P2O5 आप लिख सकते हैं। क्लोरीन के साथ भी बहुत शीघ्रता से ये क्रिया करता है, क्योंकि ये सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही क्रियाशील है। तो फास्फोरस के साथ में क्रिया करके फास्फोरस और क्लोरीन के रिएक्शन से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण होता है। अब इस फास्फोरस के अगले रिएक्शंस को हम लोग लेते हैं। इसमें आपको NaOH के साथ और धातुओं के साथ कौन सी रिएक्शंस होती हैं तो बताएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। फास्फोरस से अगली रिएक्शंस को देखते हैं। फास्फोरस क्रियाशील धातुओं के साथ में उनके फास्फाइड बनाता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये फास्फोरस NaOH में घुल करके ये फास्फीन गैस बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिस वर्ष फास्फीन की प्रिपरेशन नहीं आती है तो ये आप मान कर चले ये वाली रिएक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर पूछी जाती है। इस रिएक्शन में अक्रिय वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। P4 3NaOH 3H2O अक्रिय वातावरण, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्लस फास्फीन गैस। अब सफ़ेद फास्फोरस के बाद लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस से ही बनाया जाता है।
इसको कार्बन डाइऑक्साइड या कोल गैस के अक्रिय माध्यम में 543 से 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करके बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि टेम्परेचर 573 से अधिक ना होने पाए। लाल फास्फोरस का निर्माण हो जाता है और लाल फास्फोरस को NaOH में डिजॉल्व करते हैं। क्योंकि NaOH में लाल फास्फोरस घुलनशील नहीं है, इसलिए लाल फास्फोरस क्रिस्टलीय रूप में अलग हो जाता है और जो सफ़ेद फास्फोरस की जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो उसी में घुल जाती हैं और छान करके हम लाल फास्फोरस को अलग कर लेते हैं। अब उनकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं कि लाल फास्फोरस लाल रंग का होगा, क्रिस्टलीय होता है, भंगुर होता है। भंगुर का मतलब तोड़ने पर पाउडर जैसा टूट जाता है। ये विषैला नहीं है। देखिए जो सफेद फास्फोरस था वो कैसा था, ये विषैला था, ये विषैला नहीं है। ये क्रिस्टलीय भंगुर ठोस है, वो मोम जैसा था। ये गंधहीन है, उसमें लहसुन की गंध आ रही थी। ये स्फुर्ति प्रदर्शित नहीं करता, मतलब अंधेरे में रखेंगे तो ग्लो, ये प्रकाश नहीं उत्पन्न करेगा। ये स्थायी होता है, इसकी क्रियाशीलता बहुत कम है। कम क्रियाशीलता होने के कारण ये सुरक्षित होता है। अब आप देखिए, ये मैंने पॉइंट वाइज तुलनात्मक सफेद फास्फोरस लाल फास्फोरस को मैंने क्यों बताया। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आता है कि सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर बताइए। तो जो मैंने ये सभी पॉइंट्स 1 बाय 1 यहाँ आपको समझाए हैं, तो आप उसको टेबल बना करके अंतर के साथ इसको लिख सकते हैं। अब इनकी आकृति पे आते हैं। देखिए जो सफेद फास्फोरस है P4, उसकी एक सिंगल यूनिट ही अलग होती है जिसमें फास्फोरस के 4 परमाणु लगे हुए हैं, जबकि जो लाल फास्फोरस होता है उसमें यही सिंगल यूनिट एक एक करके चेन के रूप में होती हैं। इसका मतलब ये P4 इकाई होती हैं, उनका ये बहुलक होता है। लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस के अंतर समझ लेने के बाद अब एक बात को और समझ लेना जरूरी है कि चूंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत कम है, तो ये कुछ बहुत ही कम क्रियाएं प्रदर्शित करता है जो इतनी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मैंने उनको यहाँ पर आपको समझाना उचित नहीं समझा। इसके बाद हम अब फास्फोरस के उपयोग के ऊपर आ जाते हैं। वैसे मैंने आपको जब नाइट्रोजन परिवार शुरू किया था तब पहले भी फास्फोरस के बहुत सारे उपयोग बताए थे, कहाँ कहाँ क्या आवश्यकता है। यहाँ पर सफ़ेद और लाल फास्फोरस के उपयोग देख लेते हैं। ये सफ़ेद फास्फोरस चूहे का विष बनाने के रूप में, फास्फोरस के यौगिक बनाने के, फास्फोरिक एसिड और फास्फीन गैस बनाने में, लाल फास्फोरस माचिस बनाने में। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर ये फास्फोरस जो बहुत कम क्रियाशील होता है, विषैला भी नहीं होता, इसे सुरक्षित माना जाता है। इसे जो माचिस की तीलियाँ होती हैं वो लाल फास्फोरस के प्रयोग से बनाई जाती हैं। तो फास्फोरस P32 ये रक्त की बीमारी को ठीक करने में प्रयोग किया जाता है, स्मोक स्क्रीन बनाने में काम आता है। ये इसके कुछ फास्फोरस के महत्वपूर्ण उपयोग हैं। अब इसके बाद में हम फास्फोरस के इस महत्वपूर्ण यौगिक फास्फीन पे आते हैं। अगर फास्फोरस का निर्माण नहीं पूछा गया तो फास्फीन का निर्माण पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देखें, ये मैंने डैश डैश करके इस पे छोड़ रखा है। अभी पहले यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा था कि सफ़ेद फास्फोरस में NaOH के साथ में क्रिया, इसको बता दें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फास्फीन की प्रयोगशाला का रिएक्शन है। तो प्रयोगशाला में फास्फीन, सफ़ेद फास्फोरस और NaOH की रिएक्शन से बनाया जाता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है अक्रिय वातावरण। तो यहाँ पर इसके फिगर पे हम नज़र डालेंगे। तो इस फिगर में आप देखिए कि ये गोल तरीका गोलपेंदी का फ्लास्क है। इसमें 2 नली लगी हुई हैं, एक नली इधर से लगी है जिसमें से हम कोल गैस या कोई अक्रिय गैस प्रवाहित करेंगे।
इसमें सफ़ेद फास्फोरस NaOH भर दिया गया है और नीचे ये बर्नर लगा हुआ है। सबसे पहले करते क्या है, इस नली के माध्यम से इसमें कोल गैस या कोई भी एक्टिव गैस प्रवाहित कर देते हैं। जब इधर से गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से पहले इस फ्लास्क में गैस आती है, फिर इधर से देखिए स्पेस है, दूसरी नली लगी हुई है, वो उधर से वापस होना शुरू होती है। इसको इसलिए किया जाता है जिसके उसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन भरी हुई है, वायु है, वो सारी वायु बाहर निकल जाए। वायु को निकालना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस वायु के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है। दूसरी तरफ अगर हम मान भी लें कि उस समय कम रिएक्शन हो पाई या ज़्यादा विस्फोट नहीं हुआ तो फास्फीन थोड़ी बहुत बन जाएगी, तो फास्फीन भी वायु से क्रिया करती है। इसलिए अक्रिय माध्यम आवश्यक होता है कि पहले कोल गैस या कोई अक्रिय गैस प्रवाहित करके सारी ऑक्सीजन यहाँ से निकाल देते हैं। जब ऑक्सीजन निकाल देते हैं उसके बाद में इसको हीट करना शुरू करते हैं। जैसे ही यहाँ फास्फीन गैस बनेगी, देखिए पहले भी गैसदार यहाँ ऊपर नहीं लगाएंगे, ये द्रोणिका में निकास नहीं लगी हुई है ऐसे ही, और जब गर्म करेंगे तो धीरे धीरे फास्फीन गैस बनना शुरू हो जाएगी। जब वहाँ पर द्रोणिका के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धुएं के छल्ले निकलने लगे, अब आप समझ जाइए कि फास्फीन गैस बनना शुरू हो गई। लेकिन ये धुएं के जो छल्ले दिख रहे हैं वो फास्फीन गैस नहीं है, उसको भी बहुत ध्यान से हमको समझना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें धुएं के छल्ले क्यों बनते हैं। अब उसके पहले देख लीजिए कि गैस जार अभी नहीं लगाया हुआ है, तो ये धुएं के छल्ले कहाँ से आए। जब हम फास्फोरस और NaOH को हीट करते हैं तो फास्फीन गैस बनने के साथ साथ उसमें फास्फोरस डाइहाइड्राइड P2H4 फास्फोरस डाइहाइड्राइड नामक ये अशुद्धि भी साथ में बनती है। ये अशुद्धि जैसे ही वायु के संपर्क में आती है, मतलब फास्फीन के साथ में ही बनेगी, और जैसे ही बाहर आती है तो ये अशुद्धि वायु के साथ में ऑक्सीजन का निर्माण करती है। जैसे ही मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है तो ये इसमें धुएं के छल्ले बनने लगते हैं। इस धुएं के छल्ले को हम लोग वोर्टेक्स रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो बहुत चीज़ें आपको याद रखना जरूरी है इस फास्फीन के निर्माण में, कि इसमें अक्रिय वातावरण के अंदर रिएक्शन क्यों कराते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन सफ़ेद फास्फोरस से या फास्फीन से या P2H4 से रिएक्शन न करने पाए। दूसरी चीज़ है कि इसमें ये जो छल्ले बनते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड के छल्ले बनते हैं, फास्फोरस डाइहाइड्राइड के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन जैसे संपर्क में आती है, ये वोर्टेक्स रिंग सफ़ेद छल्ले बनते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चंस को आपको याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फास्फीन की प्रिपरेशन के बाद में अब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। फास्फीन गैस जहाँ कहीं भी होगी वहाँ पर सड़ी मछली की गंध आएगी। दूसरी बात, रंगहीन होने के साथ साथ ये गैस विषैली होती, मतलब इसको सांस नहीं लेने वाला है, क्योंकि विषैलापन इसमें होता है। और वायु के संपर्क में होने पर ये फास्फीन जलने लगती है। जब जलेगी तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण करती है। 4PS3 + 8O2 = P4O10 + 6H2O, तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण होता है। अब हम फास्फीन के क्षारीय गुण पे आते हैं। क्षारीय गुण अगर होगा तो वो अम्ल से रिएक्शन करेगी, तो फास्फीन हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ में, हमने यहाँ HI लिया है, कभी कभी HCl के साथ रिएक्शन पूछी जाती है, तो सेम यहाँ पर रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, HI की जगह पर HCl कर देंगे। तो फास्फीन प्लस HI PH4I, यानी ये फास्फोनियम लवण बन गया, फास्फोनियम आयोडाइड। अगर HCl लेंगे तो फास्फोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। तो अम्ल के साथ रिएक्शन कर रही, इसका मतलब इसमें क्षारीय गुण पाया जाता है। अब फास्फीन की हैलोजेंस के साथ में क्रिया, अभी पहले ही बताया कि ये शीघ्रता से क्रिया करती है। तो फास्फीन + 3Cl2
PCl3 प्लस HCl, तो यहाँ फास्फोरस का क्लोराइड बना। फास्फीन प्लस 4Cl2 PCl5 बना। इसका मतलब इस रिएक्शन का फास्फोरस के हैलाइड बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो हम रिएक्शन ले रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फास्फीन का जब भी निर्माण बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो अक्सर देखा गया उसके साथ में एक क्वेश्चन जुड़ा रहता है कि क्या होता है जब फास्फीन को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं या सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं। देखिए ये दोनों जलीय विलयन है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट में जब फास्फीन गैस प्रवाहित करते हैं तो पहले कॉपर फास्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। अगर हमने कुछ ही देर के लिए फास्फीन गैस प्रवाहित करी तो यही कॉपर फास्फाइड पे रिएक्शन रुक जाएगी। लेकिन अगर हमने फास्फीन गैस कुछ और समय तक यानी अधिकता में पास करते रहे तो ये फिर से रिएक्शन करके कॉपर फास्फाइड से फिर से रिएक्शन करके और एक कॉपर में अवक्षेपित हो जाता है, कॉपर में अपचयित हो जाता है। तो ये दो पार्ट में रिएक्शन होती है, ध्यान देना होगा। कभी पूछता है कि इसको हम अधिकता में प्रवाहित करते हैं या कभी सिंपल रिएक्शन पूछते हैं, तो दोनों में से कौन सी रिएक्शन लिखनी है इसको आपको याद रखना है। इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में जब फास्फीन गैस प्रवाहित की जाती है तो पहले सिल्वर फास्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर हम फास्फीन को पास करना बंद कर देंगे तो वहीं पर रिएक्शन रुक जाएगी। अगर हम कंटिन्यू उसमें फास्फीन और भी प्रवाहित करते रहेंगे, अधिकता में प्रवाहित कर देंगे, तो फिर से ये सिल्वर में उसको अपचयित कर देता है और सिल्वर का ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको उसमें मिलेगा। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अब हम इसके फास्फीन के उपयोग पर आते हैं। जितने भी धातु के फास्फाइड बनाने होते हैं वो फास्फीन की ही मदद से बनाए जाते हैं। जो कैल्शियम फास्फाइड होता है उससे स्मोक स्क्रीन बनाने के काम आती है और इस फास्फीन का इसका प्रयोग होम सिग्नल के बनाने के काम आता है। जो समुद्री जहाज जो पहले आते थे समुद्री जहाज, तो उनको सिग्नल देने के लिए इस होम सिग्नल का प्रयोग करते थे। उसमें क्या किया जाता था, तो टीन के डिब्बे में कैल्शियम फास्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड इसका मिश्रण उसमें डिब्बे में भर देते थे, उसमें छेद कर दिए जाते थे। तो जब सिग्नल उनको देना था तो वो डिब्बा समुद्र में फेंक दिया था। जैसे समुद्र में वो फेंकते थे तो उसके अंदर छेदों से पानी भर जाता था। अब पानी भर जाने पर क्या होता था, जो कैल्शियम कार्बाइड है, आप लोग 9-10 से जानते हो, कैल्शियम कार्बाइड जैसे पानी से रिएक्शन करता है एसिटिलीन गैस बनती है और एसिटिलीन के साथ साथ में इधर कैल्शियम फास्फाइड है, ये भी जलने के बाद में उधर फास्फीन गैस बनती है और ये वायु के संपर्क में आने पर जलने लगती है। जलने से तो जो धुआं उठता है, उससे प्रकाश जो होता है, उससे दूर से समुद्र में दूर होता है, जहाज उसको देख लेता है कि धुएं से उसको सिग्नल मिल जाता है। इसी को कहते हैं होम या होम सिग्नल। फास्फीन की प्रगति पे आते हैं। अभी पहले ही बताया था कि ये क्षारीय होता है, उसके स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। एक लोन पेयर लगा हुआ है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही मैंने बताया था कि सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए मैंने ऑर्बिटल में देखिए पहले से उसको अलग कर रखा है और स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल अमोनिया जैसा पिरामिडी होता है, लेकिन उसमें यह बैंड एंगल है वो अमोनिया से थोड़ा कम है। उसमें 107 डिग्री था, यहाँ पर 100 डिग्री है, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन के पास की जो लोन पेयर से उनमें साइज छोटा होने का उसमें प्रतिकर्षण था और इससे प्रतिकर्षण कम होता है तो बार्न एंगल यहाँ पर कम हो गया है। इसके बाद में अब हम फास्फोरस के दूसरे प्रकार के यौगिकों के ऊपर आते हैं। फास्फोरस के हैलाइड्स। हैलाइड्स में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी से भी रिएक्शन जो करते हैं उनको हैलाइड कहते हैं। यहाँ पर अपने जो सिलेबस में है तो PCl3 और PCl5 के सामान उनका इंट्रोडक्शन है, बहुत डिटेल में उनको नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम PCl3 लेते हैं। PCl3 जिसको हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इसको निर्माण करने के लिए फास्फोरस क्लोरीन के साथ में
रिएक्शन करके PCl3 बनाता है। ये तेली द्रव होता है। ये तेली द्रव जब नमी के संपर्क में आता है बहुत तेजी से रिएक्शन करके फास्फोरिक एसिड और HCl में बदल जाता है। नमी से ही, मतलब नम वायु से ही रिएक्शन कर लेता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो रोल होता है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, अल्कोहल हो, एसिड हो या जो फिनॉल्स ग्रुप के होते हैं, उनमें जो OH लगा होता है, OH को हाइड्रोजन से Cl से रिप्लेस करने के लिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। आपको अभी बताया भी जा चुका होगा। और देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल का जो OH है इसको हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है, तो PCl3 की रिएक्शन कराया, OH की जगह पर Cl आ गया और फास्फोरिक एसिड बन गया। इसी तरीके से COOH एसिड है, तो देखिए मैंने इसको ब्रेक करके लिखा C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर ये OH है, देखिए तो इसने क्या किया, COOH में केवल OH पार्ट से रिएक्शन की और उसकी जगह पर Cl आ गया और कोई प्रतिस्थापन नहीं, केवल OH की जगह पर Cl आ गया। अगर इसी तरीके से फिनॉल होता तो उसकी जगह पर OH की जगह पर Cl आ जाता। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट देखिए, अब चायक गुण। PCl3 जैसे ये SO3 गैस से मैंने इसका रिएक्शन यहाँ पर दिखाया है, तो अब चायक देखिए इसने क्या किया है, SO3 के एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया, या ऐसे कर लीजिए इसको ऑक्सीजन उसने ग्रहण कर लिया, तो ये हो गया अपचायक। इसको इसने अपचयित कर दिया, खुद ऑक्सीकृत हो गया, तो ये PCl3 का ऑक्सीकारक गुण है। अब इसके बाद में इसके PCl5, इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को भी हम बताएंगे। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का उपयोग देख लेते हैं। फास्फोरस, जैसा मैंने अभी पहले ही बताया था कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अल्कोहल, एसिड्स और फिनॉल्स, इनके OH का Cl के द्वारा प्रतिस्थापन में महत्वपूर्ण इनका कार्य होता है। ये अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अम्लों के जितने क्लोराइड्स होते हैं, अल्कोहल के क्लोराइड, अम्लों के क्लोराइड, इनको सबको बनाने में इसका काम होता है और PCl5 के बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल इसका पिरामिडी स्ट्रक्चर है, जैसा अमोनिया का होता है, एक एकाकी युग्म लगा हुआ है और इसका sp3 संकरण, इसके साथ साथ इसकी पिरामिडी संरचना होती है। अब अगला वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको PCl5 और फास्फोरस के फास्फी एसिड्स के बारे में, उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे।